रिचर्ड बार्लो। डिनर की तवील मेज़ पर बहुत बढ़िया विलायती खाना सर्व किया जा रहा था। हॉल के कोने में फूलों से सजी यास्मीन ब्लूमेंट मरहूमा की तस्वीर रखी थी। शहर के अहम इंटेलेक्चुअल, अखबार नवीस, अदीब, चंद वज़रा और बाकी नई दौलतमंद बांग्लादेशी अपर क्लास के मर्द और औरतें छुरी कांटों से खाने खाते हुए मसरूफ़ गुफ्तगू थे। तारीख़ के असबाक से इंसान की नसीहत हासिल न करने का नाम तारीख़ है। बहरी उकाब मछलियों पर अब भी झपट्टा मार रहे हैं। खाने के बाद वो सब जाकर ऐवान नशस्त में बैठ गए। रेहानुद्दीन अहमद शाह स्किन की सफ़ेद शेरवानी, चूड़ीदार पायजामा, सलीम शाही जूते, सिल्वर ग्रे बाल पहले से ज़्यादा हैंडसम नज़र आ रहे थे और उस जगह जगमगाते मजमे में अब भी हीरो बने हुए थे। अहम, कामयाब, दौलतमंद। कल सुबह अर्जुमन मंजिल में ब्रेकफास्ट की मेज़ पर वो साफ गोई से कह रहे थे, मेरी मरहूमा अम्मी की रूह खुश होगी जिनके साथ उनके ताया ने बेइंसाफ़ी की थी। उनकी जायदाद हड़प करके उनको एक गरीब किसान से ब्याह दिया था, मगर कुदरत ने अब उनके साथ इंसाफ किया। वो ये सुनकर हैरान रह गई। इंसान का जहन, इंसान का दिलो दिमाग कतन नाकाबिल फ़हम है। उन्होंने कहा था, देखो, मैंने मुद्दतों पहले मुत्तहदा बंगाल में जूतियाँ चटखाईं, जेल काटे, फिर मगरबी बंगाल में, फिर जब वहाँ और यहाँ चांस मिला मैं इसे दोनों हाथों से कबूल न करता। शाम नासरा ने कहा था, फुरकान भूखी पीढ़ी का शायर बनने जा रहा था, अब वो इस पेट भरी पीढ़ी का लीडर होगा। खाना नहायत लजीज था। क्लब के चीफ शेफ ने बेहतरीन फ्रांसीसी डिशें तैयार की थीं। दीपाली ने दोबारा सोचा, इस जश्न यास्मीन ब्लूमेंट पर कितना बेतहाशा रुपया खर्च किया गया होगा, जबकि खुद यास्मीन ने बरसों दर दर की ठोकरें खाईं और कारखानों में मजदूरी की। सियाह चांद पहाड़ की चोटी से टकरा कर पाश पाश हो गया। यास्मीन, तुम केतकी का फूल थीं जिसने सांपों को अपनी ओर खींचा। जिंदगी के सांप तुम्हें डस गए। उसके करीब एक ग्रुप पाकिस्तान और बांग्लादेश की सियासत पर तबादला ख्यालात कर रहा था। हमने ये किया, उन्होंने ये किया। अंग्रेज़ या फ्रांसीसी या जर्मन कहते हैं, हमने ये जंग लड़ी, हमने वो फतह हासिल की, हमने फ़लाँ एक्ट पास किया। इस सब कॉन्टिनेंट की हिस्ट्री में हम कहीं नमूदार नहीं होता। मुग़लों ने ये किया, हिंदुओं ने ये किया। पहले इंडिया और पाकिस्तान अलग अलग हम थे, अब बांग्लादेश और पाकिस्तान अलग अलग हम हैं। अचानक उसने ख़ुद को कहते पाया, अगर जिन्ना साहब ने पाकिस्तान ना बनाया होता तो आज बांग्लादेश भी ना होता। फिर वो खामोश हो गई और वो सोचने लगी, मदर इंडिया का तसव्वुर भी बाकी हिंदुस्तान के कौम परस्तों को दहशत पसंद हिंदू बंगालियों ने दिया था, जो तखरीब पसंद काली के रूप में शक्ति की पूजा करते थे और देवी माँ के कदीम द्रावड़ी तसव्वुर के परस्तार थे। और इन अव्वलीन दहशत पसंदों में, जिनको अंग्रेज़ ने टेररिस्ट कहा और हिंदुस्तानियों ने इनकलाबी, काफ़ी एंटी मुस्लिम भी थे। और बंकिम चंद्र का आनंद मठ उनका आदर्श था। और भद्रा लोग की सियासत और मुस्लिम अशराफ की सियासत के क्रॉस करंट्स ने पाकिस्तान बनाया, और पाकिस्तान की सियासत ने बांग्लादेश। और इनफरादी तौर पर मुख्तलिफ लीडरों की शख्सियतों और किरदारों और मिजाजों और आमाल व अफ़ाल के क्रॉस करंट्स के असर से अफराद की और कौमों की ज़िंदगियाँ बनती और बिगड़ती हैं। वो झुंझलाकर सामने देखने लगी जहाँ ऑर्केस्ट्रा बज रहा था और फ्लोर पर रेहानुद्दीन अहमद का कैम्ब्रिज पलट बेटा फुरकान बरतानवी सिफारत खाने की एक लड़की के साथ मसरूफ़ रक़्स था। उस लड़के की ताज़ा तरीन जहनी तरबियत जदीद असरी मगरिब की नौजवान नस्ल के जहनी रवैयों ने की थी। वो बरतानिया और फ़्रांस के न्यू लेफ़्ट और तारिक अली के दौर के बाद की प्रोडक्ट था। क्या इस अमन परस्त इंटेलेक्चुअल फुरकान अहमद को मालूम है कि एक ज़माने में इनकलाबी नज़में लिखने की सज़ा काला पानी थी? क्या हम पर तारीख़ के दरवाजे बंद कर दिए जाएंगे? मेरे चचा दिनेश चंद्र सरकार फांसी के तख्ते पर क्यों लटक गए? उनका नाम अब किसे याद है? या अशफाकुल्लाह का? और उस बागी नासिरा नजमुस सहर का क्या होगा? क्या बहुत जल्द वो ख़ुद भी अपने मौजूदा ख्यालात को तर्क नहीं कर देगी? क्या किसी ऐसे रवैये के बैकलैश के तौर पर फिर कोई नया रवैया नमूदार नहीं होगा? नासिरा कब तक बागी रह पाएगी जब इनकलाबी मुसलसल एक दूसरे को रिविजनिस्ट कह रहे हैं, जब खुद इनकलाबी अतदाल पसंदों को इंतहा पसंद एक इस्टेब्लिशमेंट पुकारना शुरू कर देते हैं, और जब लीडरों के ज़ाती किरदारों और इन तासुबात, कमज़ोरियों और उनके मिजाजों और आसाबी कैफियतों का असर उनकी रहबरी पर पड़ता है। पायलट जो मुसाफिर बरदार तैयारा उड़ाता है, उसकी सेहत और आसाब का बराबर मुआयना किया जाता है, मगर लीडर की जहनी और आसाबी सेहत को बिल्कुल नज़रअंदाज किया जाता है। हम लोगों ने, हमारी जनरेशन ने क्या किया? अब ऐसा लगता है कि हम लोग हिच हाइकर थे,
रास्ते के किनारे खड़े अंगूठे दिखा रहे थे। एक कार रुकी, उसने लिफ्ट देकर मॉस्को पहुंचा दिया। दूसरी कार रुकी, उसने वॉशिंगटन। कुछ लोग ऊंट पर बैठकर मक्का मदीना वापस चले गए, कुछ बैलगाड़ी पर बैठकर बनारस। मेरे लिए जो कार रुकी वो ज़रा आगे जाकर ही फेल हो गई। बंगाल की वैष्णो मत में हर मर्द कृष्ण और हर औरत राधा की तस्वीर है। घोष को ये बात मालूम नहीं तो क्या रेहान कृष्ण था और मैं राधा? लड़कपन में मैं यही समझा करती थी। अभी गर्मियाँ आएंगी और यहाँ मेरे इस प्यारे हसीन देश में कदम के दिल की शक्ल वाले पत्तों में जर्द फूल खिलेंगे, लाख के पेड़ फूलों से लद जाएंगे, सुल्ताना चंपा महकेगी, बरसात आएगी, सागवान के सफ़ेद फूल। आप मुझे मिस्टर रेहानुद्दीन अहमद ने बताया कि बरतानवी राज के खिलाफ बंगाल की अंडरग्राउंड इनकलाबी तहरीक में शामिल रह चुकी हैं। एक सहाफ़ी ने करीब आकर बैठते हुए उसका सिलसिला ख्यालात मुनक़ता कर दिया। कल सुबह मैं आपका इंटरव्यू ले सकता हूँ? माँ तस्वीर, हरगिज़ नहीं, हरगिज़ नहीं, चले जाइए मेरे पास से। उसने तकरीबन चिल्लाकर दुरुस्ती से जवाब दिया, मगर लोग चौंक कर उसकी तरफ देखने लगे। आई एम सॉरी मिसेस सेन, सहाफ़ी ने नरमी से कहा और वहाँ से टल गया। अजीब बदमिजाज बुढ़िया है, उसने बाहर जाकर अपने साथियों से कहा। अब गुलपोश डाइस पर तकरीरें शुरू हो चुकी थीं। मादाम यास्मीन ब्लूमेंट मरहुमा को खिराज अक़ीदत उनका मौजू था। उनके फ़न की अज़मत पर रोशनी डाली जा रही थी। अभी उससे भी तकरीर करने के लिए कहा जाएगा। आखिर इसी मकसद के लिए उसे इतनी दूर वेस्ट इंडीज़ से मदऊ किया गया है। अजीब बात थी, उससे इतने दिनों में आज तक किसी ने गाने के लिए नहीं कहा था। शायद लोग यहाँ कब के भूल चुके थे कि वो अब्बासुद्दीन अहमद की शागिर्द थी, कि एक ज़माने में उसके रिकॉर्ड घर घर बजते थे, कि वो ऑल इंडिया रेडियो ढाका से गाती थी, जो रेडियो पाकिस्तान ढाका बना और अब रेडियो बांग्लादेश। आवाज़ की लहरें। रेहान तक ने यादगार कमेटी वालों से नहीं कहा था कि वो तकरीबात में किसी रोज़ उसके गाने का प्रोग्राम रखवा दें। हर तरफ अजीब कन्फ्यूजन था। रेहान अब हाई फाइनेंस की दुनिया में खोए हुए थे, नाकाबिल यकीन। वो हॉल के कोने की नशिस्त पर जाकर बैठ गई। अब एक और नौजवान उसकी तरफ आया, झुक कर कहा, हमको मालूम हुआ है कि आपके पास मादाम यास्मीन ब्लूमेंट की डायरी है। क्या आप उसे हमें इनायत करेंगी? हम उसे बड़े शानदार तरीके से किताबी सूरत में छपवाएंगे। वो एक अहम अदबी शाहकार होगा। दीपाली का चेहरा तैश से सुर्ख हो गया। उसने जहरीली नज़रों से नौजवान को घूरा और उठकर खड़ी हो गई। उसे कोई जवाब ना दिया और तेज़ तेज़ चलती ऐवान नशिस्त से बाहर निकल आई और बाहर बरामदे के आखिरी दर में जाकर खड़ी हो गई। सामने जामुन के दरख्तों पर पूनम का चांद निकल आया था। वो चांद भी बहुत पशेमान मालूम होता था, जिस तरह वो पशेमान थी, और अंदर से दिल ही दिल में रेहान नादिम था, और यास्मीन तो इतनी पछताई थी कि इस दुनिया ही से भाग निकली थी। दर के नज़दीक बिछी छोटी मेज़ पर एक सफ़ेद फाम नौजवान तन्हा बैठा डिनर खा रहा था। एक खातून को खड़ा देखकर मगरिबी तहजीब के मुताबिक ताज़ीमन वो भी खड़ा हो गया। अंदर इतना हजूम है कि मैं घबरा कर बाहर आ गई, दीपाली ने खोखली आवाज़ में कहा। इस उम्र में इंसान ज़्यादा भीड़ भड़क बर्दाश्त नहीं कर सकता। मैं बहुत दूर से आई हूँ, वेस्ट इंडीज़ से। यहाँ बैठ जाऊँ? श्योर मैम। वो मुकाबिल की कुर्सी पर बैठ गई। मैं क्रिस्टोफर टैगरेट हूँ, यहाँ सैर के लिए आया हूँ। इस वक्त अपने एक दोस्त का इंतज़ार कर रहा हूँ, अब तक नहीं आया। ए लीजिए, वो आ रहा है। एक और सफ़ेद फार्म सुनहरे बालों वाला नौजवान लंबे लंबे डग भरता आकर मेज़ के करीब खड़ा हो गया। रिचर्ड बार्लो। मिसिस सेन, हाउ डू यू डू? हेलो। मिसिस सेन ने कान खड़े किए। ये वाकई बहुत मुख्तसर दुनिया है। मैं तुम्हारे वालिद को जानती हूँ और तुम्हारे भतीजे से चंद रोज़ पहले एथेंस के रास्ते में मिली। तुम्हारा सौतेला भतीजा स्वामी आत्मानंद शंकर प्रेमी। ओह, आत्मानंद, क्रेजी गाय। डेक बार्लो ने शफकत से मुस्कुराकर सर हिलाया। वो अगले महीने ऋषिकेश में तुम्हारा इंतज़ार करेगा, मिसिस सेन ने कहा। डेक कुर्सी पर बैठ गया। कुछ देर तक इधर उधर की बातें होती रहीं। वो 28 साल की उम्र में कामयाब इंटीरियर डेकोरेटर बन चुका था, मगर ज़िंदगी से मुतमईन ना था। उसके दोस्त क्रिस्टोफर ने उसके लिए बैरे को डिनर का ऑर्डर दिया। डेक ने कहा, आर्थर कोइसलर ने कहीं पर लिखा है कि इत्तेफाकात का सिलसिला अक्ल चकरा देता है। यही देखिए मिसिस सेन, आपकी मेरे भतीजे से और मुझसे मुलाकात। सारी ज़िंदगी इत्तेफाकात का एक तवील सिलसिला है। दूसरे अंग्रेज़ नौजवान क्रिस्टोफर टैगरेट ने, जो बहुत ज़्यादा ज़हीन मालूम ना होता था, फ़लसफ़ियाना अंदाज में इजहार ख्याल किया। बैरे ने मछली की डिश लाकर रिचर्ड बार्लो के सामने रखी। उसने नफ़ी में सर हिलाया। मैं सब्ज़ी खोर बन चुका हूँ, मेरे लिए सलाद ले आओ। ये मछली। उसने दीपाली को मुखातिब किया। क्या मालूम मेरी मरहूमा फूफी मिस एलिस बार्लो ये मछली रही होंगी। वो गारू हिल्स में मिशनरी थीं और उनकी भी फूफियाँ। मेरी ग्रेट ग्रेट आंट मिशनरी मेबल बार्लो सीतापुर में हैज़े से मरी, और मिस माधो बार्लो चीन में मिशन चलाती थीं। उनको बक्सर बगावत के दौरान चीनियों ने मार डाला। आंट एलिस को गार्लो हिल्स में कम्युनिस्ट कबायलियों ने कत्ल कर दिया।
तीनों अपने ख्यालात में शहीद हुए। इस वक्त रुपहले पर उगाए नूर के हाले पहने यसू मसीह के सामने क्वायर में गा रही होंगी। मेथोडिस्ट हमद, देयर इज़ अ हैप्पी लैंड फार फार अवे वेयर द सेंट्स इन ग्लोरी स्टैंड ब्राइट ब्राइट एज द डे। वो गुनगुनाने लगा। वो मुतवातिर शराब पी रहा था और उसका अरक आलू चेहरा सुर्ख होता जा रहा था। मिसिस सेन, बचपन में ऑस्ट्रेलिया में मैं भी स्कूल में यह हमद गाया करता था, लेकिन हैप्पी लैंड कहीं नहीं है। यूरोप, अमेरिका, इंग्लिस्तान, बांग्लादेश, इंडिया, पाकिस्तान, कहीं नहीं। और मेरा सौतेला भतीजा स्वामी आत्मानंद शंकर प्रेमी कहता है, हम सब अपनी अपनी कर्मों का फल खा रहे हैं और अपने संस्कारों के मुताबिक मेरी बेचारी सूखी छुआरा खुश्क मिजाज मुजर्रद मुकद्दस आंट एलिस दूसरा जन्म ले चुकी होंगी। तो क्या पता वो उस मछली की जून में उसी बंगाली के एक दरिया में पैदा हुई हो और वो मछली अब इस प्लेट में मेरे सामने तली हुई रखी हो, तो मैं बेचारी आंट एलिस बार्लो को किस तरह नोश कर सकता हूँ। अब उसने क्रिस्टोफर टैगरेट के बाजू पर हाथ रख दिया। दीपाली दफतन शदीद कराहियत के साथ दूसरी तरफ देखने लगी। डेक बार्लो कहता रहा, मिसेस सेन मैम, गो मैं बाय हूँ, मगर मुझे क्रिस्टोफर से इतनी मोहब्बत है कि शायद हम दोनों शादी भी कर लें। आपको पता है, गे शादियाँ अब काफ़ी होने लगी हैं। क्रिस टैगरेट ने शराब ज़्यादा नहीं पी थी, अपने होशो हवास में था। वो दीपाली सेन के सामने झेंप कर सुर्ख हो गया। अंदर हॉल में यास्मीन ब्लूमेंट मरहुमा के मुतालिक तकरीरें जारी थीं। दीपाली ने कहा, अच्छा गुड नाइट, अब मैं चलती हूँ। डेक ने दोहराया, क्या पता इस प्लेट में आंट एलिस बार्लो तली हुई रखी हो या ग्रेट आंट मेबल उनको सिजलर पर तला गया हो। छुन छुन छुन, हम सब सिजलर पर तले जा रहे हैं, आप भी, मैं भी, हम सब। मैं बाय हूँ। अगर मेरे बंगाल सिविलियन इंपीरियलिस्ट बार्लो बुजुर्गों को और नामवर ग्रेट ग्रैंड फादर सर एडवर्ड बार्लो और मेरे चचा विंग कमांडर रिचर्ड बार्लो को, जिनके इसमें ग्रामी पर मेरा नाम रिचर्ड एडवर्ड बार्लो रखा गया, मालूम हो जाए और मेरे ख़ानदान की नामवर मरहुमा मिशनरी ख़वातीन मैटिल्डा, मेबल, मॉड, एलिस को मालूम हो जाए कि चार्ल्स बार्लो ICS का एक पोता हिंदू स्वामी बन गया और जेम्स बार्लो का एक पोता, चार्ल्स बार्लो का एक बेटा गे, तो उनकी कब्रों के अंदर भूचाल आ जाएगा। मिसेस सेन, आप अब भी बहुत दिलकश हैं। हम नाउ जनरेशन वाले साफगो लोग हैं। रियाकारी आप लोगों का और आपके पुरखों का मसलक था। मेरे बार्लो बुजुर्ग और उनके साथी जब मैरी इंग्लैंड के पब्लिक स्कूलों में पढ़ाते थे, वो भी गे हुआ करते थे, मगर ऑस्कर वाइल्ड को प्रोसिक्यूट करते थे। लेडी चैटरलीज ममनू थी, मगर मुअज़्ज़ज़ ख़वातीन वही सब करती थीं। आप बहुत जाजिब नज़र खातून हैं। मैं बाय हूँ। क्या आप महज हेटरो हैं? मुझे अफसोस है कि मैंने आपको सदमा पहुँचाया। आप गालिबन एक क्लोजेट केस हैं। वो जल्दी से उठकर तेज़ तेज़ कदम रखती वापस क्लब के अंदर चली गई।